एनसीआर क्षेत्र में सख्ती बढ़ी है। कार के मालिक सलमान को गुरुग्राम से हिरासत में लिया गया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि कार ब्लास्ट में कैसे शामिल हुई। शुरुआती जांच में कई अहम सुराग मिले हैं। सुरक्षा एजेंसियां अब सलमान के संपर्कों की भी जांच कर रही हैं ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा हो। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाने के लिए नया ई लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया है। अब सरकारी कर्मचारी घर बैठे ऑनलाइन ट्रेनिंग लेकर अपने कौशल को सुधार सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल प्रशासनिक कार्यों को पारदर्शी बनाएगी और विभागीय कामकाज की गति को और तेज करेगी। राज्य सरकार ने हरियाणा सिविल सचिवालय में विजिटर पास प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। अब सचिवालय में आने वालों को डिजिटल पास लेना होगा। इससे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और बिना अनुमति किसी का प्रवेश नहीं होगा। यह कदम प्रशासनिक सुरक्षा की दिशा में अहम माना जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शहरी कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया। इस मौके पर शहरी विकास और स्मार्ट सिटी योजनाओं पर चर्चा हुई। हरियाणा ने अपने शहरी सुधार मॉडल की प्रस्तुति दी, जिसे देश भर के प्रतिनिधियों ने काफी सराहा। ग्रुप सी पदों की नई रिक्तियां अब HSSC पोर्टल पर अपलोड की जा रही हैं। आयोग ने विभागों को आदेश दिया है कि सभी पदों की जानकारी पोर्टल पर अपडेट करें। इससे उम्मीदवारों को पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया में मदद मिलेगी। 1984 के सिख दंगों के पीड़ित परिवारों को राहत देने के लिए हरियाणा सरकार ने नौकरी सहायता योजना को मंजूरी दी है। जिन परिवारों के सदस्य बेरोजगार हैं, उन्हें सरकारी सेवाओं में प्राथमिकता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, यह कदम मानवता और न्याय दोनों का प्रतीक है। राज्य सरकार ने बागवानी खेती के लिए सरकारी भूमि की सूची जारी की है। किसान अब इन जमीनों को किराए पर लेकर फल सब्जी उत्पादन शुरू कर सकते हैं। कृषि विभाग ने कहा कि इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में नई संभावनाएं खुलेंगी। हरियाणा HTET 2025 परीक्षा परिणाम 10 नवंबर को घोषित किया गया। लाखों उम्मीदवारों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस बार कई जिलों के परीक्षार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। शिक्षा विभाग ने सभी परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं और प्रमाण पत्र प्रक्रिया शुरू कर दी है। शिक्षकों के लिए बड़ी राहत। हरियाणा सरकार ने HTET प्रमाण पत्र की वैधता आजीवन कर दी है। पहले यह 7 साल तक मान्य होता था। अब एक बार पास करने के बाद दोबारा परीक्षा नहीं देनी होगी। शिक्षा जगत ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक बताया। ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई कार का हरियाणा कनेक्शन सामने आया है। स्पेशल सेल की टीम गुरुग्राम पहुंची और जांच शुरू की। कार की रजिस्ट्रेशन जानकारी फरीदाबाद की बताई जा रही है। पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि गाड़ी किसने और कब इस्तेमाल की थी। फरीदाबाद में एक डॉक्टर के घर से विस्फोटक और हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस को शक है कि यह आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा मामला हो सकता है। मौके पर NIA और ATS की टीम पहुंची। आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लोग दहशत में हैं। हरियाणा सरकार ने ठंड को ध्यान में रखते हुए 15 नवंबर से सभी सरकारी और निजी स्कूलों के समय में बदलाव करने का फैसला लिया है। अब एकल पाली वाले स्कूल सुबह 9:30 से खुलेंगे, जबकि दोहरी पाली वाले स्कूलों की पहली शिफ्ट सुबह 7:55 से 12:30 तक और दूसरी 12:40 से 5:15 तक चलेगी। राज्य सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में विशेष लाभ देने की घोषणा की है। अब हरियाणा में ग्रुप B और C की भर्तियों में अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में अतिरिक्त छूट मिलेगी। सरकार का मानना है कि सेना से लौटे युवाओं में अनुशासन और कौशल होता है, जिसे राज्य सेवाओं में शामिल करना चाहिए। हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र में मौजूद त्रुटियों को सुधारने के लिए विशेष कैंप लगाने का फैसला लिया है। इन कैंपों में लोग अपने परिवार के डेटा को अपडेट कर सकेंगे, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचे। प्रशासन ने जिलों को निर्देश दिए हैं कि वे 20 नवंबर तक कैंप पूरे करें। गुरुग्राम में भूजल संकट से निपटने और जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सिरहौल क्षेत्र में 12 एकड़ की कृत्रिम झील बनाने की मंजूरी दी है। इस झील से आसपास के इलाकों में पानी का स्तर सुधरने और हरियाली बढ़ने की उम्मीद है। पर्यावरण विभाग इस परियोजना की निगरानी करेगा। राज्य में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने खेल नीति में बदलाव का निर्णय लिया है। खेल विभाग ने खिलाड़ियों और कोचों से सुझाव मांगे हैं ताकि नई नीति अधिक प्रभावी बन सके। इसका मकसद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों के लिए बेहतर प्रशिक्षण और आर्थिक सहयोग सुनिश्चित करना है।
हरियाणा के पंचकूला में नई IT और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति तैयार की जा रही है। सरकार चाहती है कि यहां बड़े निवेशक आएं और रोजगार के अवसर बढ़ें। यह पॉलिसी स्टार्टअप्स को भी विशेष प्रोत्साहन देगी। अधिकारी जल्द ही इसका ड्राफ्ट सार्वजनिक करने वाले हैं। राज्य के ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति सुधारने के लिए सरकार ने नई योजना की घोषणा की है। इसके तहत पुराने ट्रांसफार्मर बदले जाएंगे और स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी। चरखी दादरी जिले में स्थानीय निकाय विभाग ने विकास को गति देने के लिए 10 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें सड़क निर्माण, जल निकासी और स्ट्रीट लाइट लगाने जैसे कार्य शामिल हैं। अधिकारी दावा कर रहे हैं कि सभी परियोजनाएं दिसंबर तक पूरी कर ली जाएंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने महेंद्रगढ़ जिले में जनसभा को संबोधित किया और कई नई विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे 2023 तक पूरा कर देगी, को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। भीड़ ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। दिल्ली में हुए ब्लास्ट की जांच में हरियाणा के फरीदाबाद से आतंकी कनेक्शन सामने आया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने डॉ शाहीन शाहिद अंसारी को गिरफ्तार किया है, जिन पर जैश-ए-मोहम्मद की महिला विंग संभालने का आरोप है। पुलिस को कई संदिग्धों से अहम सुराग मिले हैं। धमाके में इस्तेमाल हुई Hyundai i20 कार हरियाणा में पंजीकृत बताई जा रही है। उसकी मूवमेंट फरीदाबाद से दिल्ली तक ट्रेस हुई है। पुलिस ने गुरुग्राम से कार के मालिक को हिरासत में लिया है। जांच एजेंसियां यह पता लगा रही हैं कि कार का इस्तेमाल कब और कैसे किया गया। फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हैक हो गई है। इस घटना के बाद प्रशासन ने साइबर टीम को जांच में लगाया है। बताया जा रहा है कि हैकरों ने वेबसाइट के एडमिन पैनल तक पहुंच बना ली थी। फिलहाल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच के दौरान दिल्ली पुलिस ने फरीदाबाद और दिल्ली के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान 10 से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां इनसे पूछताछ कर रही हैं ताकि ब्लास्ट के पीछे का पूरा नेटवर्क उजागर हो सके। दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर पहुंच गई है। हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। इसके चलते CAQM ने GRAP चरण 3 लागू कर दिया है, जिससे निर्माण कार्यों पर रोक और वाहनों पर नियंत्रण लागू हुआ। हरियाणा के कई जिलों, खासकर रोहतक और करनाल में पराली जलाने के नए मामले दर्ज किए गए हैं। प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे पराली न जलाएं और वैकल्पिक उपाय अपनाएं। पर्यावरण विभाग ने कहा है कि इससे दिल्ली NCR में प्रदूषण और बढ़ रहा है। राज्य सरकार और किसान संगठनों के बीच लंबित मांगों को लेकर चंडीगढ़ में बैठक हुई। इस बैठक में MSP, बिजली दरों और फसल बीमा योजनाओं पर चर्चा हुई। सरकार ने किसानों को भरोसा दिया कि उनकी प्रमुख मांगों पर जल्द समाधान निकाला जाएगा। राष्ट्रीय क्रिकेटर शैफाली वर्मा को 1,50,00,000 रुपए का पुरस्कार और ग्रेड A सर्टिफिकेट दिया। उन्होंने कहा कि शैफाली ने हरियाणा का नाम विश्व स्तर पर रोशन किया है। सरकार खिलाड़ियों को हर संभव प्रोत्साहन देने के लिए नई खेल नीति पर काम कर रही है। हरियाणा में महिलाओं को अब रात की शिफ्ट यानी शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम करने की अनुमति मिलेगी। सरकार ने यह नियम महिला सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ लागू किया है। इसके तहत उद्योगों को सुरक्षा, परिवहन और निगरानी के कड़े इंतजाम करने होंगे ताकि कार्यस्थल सुरक्षित रहे। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बड़ा कदम उठाते हुए उद्योगों के लिए CTO यानी कंसेंट टू ऑपरेट की मंजूरी अवधि 10 साल से बढ़ाकर 15 साल कर दी है। इससे हरित उद्योगों को राहत मिलेगी और प्रशासनिक झंझट कम होगा। सरकार कह रही है कि यह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का हिस्सा है।
HSPCB ने मंजूरी प्रक्रियाओं को तेज करने के लिए एक और बड़ा फैसला किया है। अब CTE और CTO यानी कंसेंट टू एस्टैब्लिश और कंसेंट टू ओन परेड की समय सीमा 30 दिन से घटाकर सिर्फ 21 दिन कर दी गई है। इससे निवेशकों और उद्योगपतियों को परियोजनाओं को जल्दी शुरू करने में आसानी होगी। हरियाणा सरकार ने 734 गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को व्हाइट कैटेगरी में शामिल किया है। इन उद्योगों को अब प्रदूषण निरीक्षण से छूट दी गई है। इस फैसले से छोटे और मध्यम स्तर के व्यवसायों को राहत मिलेगी और वे बिना किसी अतिरिक्त औपचारिकता के काम जारी रख सकेंगे। राज्य सरकार ने जन विश्वास फ्रेमवर्क लागू किया है, जिसके तहत छोटे अपराध यानी माइनर ऑफेंसेस को गैर आपराधिक बनाया गया है। इससे आम नागरिकों पर अनावश्यक कानूनी कार्रवाई कम होगी। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि यह कदम जनता को राहत देने और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए उठाया गया। हरियाणा सरकार ने कारोबारी माहौल सुधारने के लिए 9 बड़े सुधार पूरे किए हैं और 13 और सुधार तेजी से लागू किए जाएंगे। इसमें उद्योग मंजूरी प्रक्रिया सरल बनाने, ऑनलाइन परमिट और शिकायत निवारण प्रणाली जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इससे निवेश और रोजगार दोनों बढ़े। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुड़गांव और रेवाड़ी की प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें सड़क चौड़ीकरण, जल निकासी सुधार और ट्रैफिक प्रबंधन की नई योजनाएं शामिल हैं। उन्होंने अधिकारियों को तय समय सीमा में काम पूरा करने और जनता की सुविधा को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। हरियाणा के 15 जिलों में लिंगानुपात यानी लाडो अभियान के तहत 8 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरकार ने इसे सामाजिक जागरूकता का परिणाम बताया। महिला एवं बाल विकास विभाग ने कहा कि लगातार जनसंपर्क और बेटियों के जन्म पर प्रोत्साहन योजनाओं ने यह सुधार संभव बनाया है। रेड फोर्ट ब्लास्ट जांच में बड़ा अपडेट सामने आया है। जांच एजेंसियों ने आरोपी की लाल फोर्ड कार फरीदाबाद के एक फार्म हाउस से बरामद की है। माना जा रहा है कि कार का इस्तेमाल धमाके से पहले किया गया था। फिलहाल फोरेंसिक जांच जारी है और कई संदिग्धों से पूछताछ चल रही है। नारायणगढ़ पीजी कॉलेज रोड पर छात्रों के 2 गुटों में झगड़ा हो गया, जिसमें एक किशोर की मौत हो गई। झगड़े की वजह मामूली विवाद बताई जा रही है। पुलिस ने 3 छात्रों को गिरफ्तार किया है और कॉलेज प्रशासन से सुरक्षा बढ़ाने को कहा गया है। झज्जर के बहादुरगढ़ मॉडल टाउन इलाके में एक महिला का शव उसके घर से मिला। पड़ोसियों ने दुर्गंध आने पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस के अनुसार शव 3 दिन पुराना है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का कारण स्पष्ट होगा। फिलहाल हत्या का शक जताया जा रहा है। सोनीपत में पूर्व रणजी खिलाड़ी की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वह हत्या के बाद उत्तर प्रदेश भाग गया था। पुलिस ने कहा कि आर्थिक विवाद हत्या की वजह बताई जा रही है। आरोपी को रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ जारी है। गुरुग्राम के एक फ्लैट में 11वीं के छात्र को उसके सहपाठी ने गोली मार दी। बताया जा रहा है कि दोनों में किसी बात पर झगड़ा हुआ था। पुलिस ने हथियार जब्त कर लिया है और आरोपी छात्र को हिरासत में ले लिया गया है। यह मामला नाबालिग अपराध के तहत दर्ज किया गया है। फतेहाबाद पुलिस ने कार से 500 रुपए, 200 रुपए और 100 रुपए के नोटों की बड़ी गड्डियां पकड़ी हैं। शक है कि यह राशि हवाला कारोबार से जुड़ी हो सकती है। पुलिस अब नोटों के स्रोत और नेटवर्क की जांच कर रही है। जब्त रकम को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। ADGP आत्महत्या मामले में दायर CBI जांच याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि राज्य की विशेष जांच टीम ने पहले ही जांच पूरी कर ली है। याचिकाकर्ता ने जांच पर सवाल उठाए थे, लेकिन अदालत ने इसे उचित ठहराया और आदेश रद्द कर दिया। HBSE यानी हरियाणा बोर्ड ने 12वीं की अक्टूबर परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस बार कुल पास प्रतिशत 86.5 रहा है। बोर्ड ने बताया कि इस बार छात्राओं का प्रदर्शन छात्रों से बेहतर रहा। परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने पूछा कि अब तक कितने किसानों पर कार्रवाई हुई और क्या विकल्प दिए गए। अगली सुनवाई अगले हफ्ते होगी और सरकार को रिपोर्ट पेश करनी होगी। हरियाणा कांग्रेस ने कानून व्यवस्था को लेकर राज्यपाल को झांपन सौंपा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अपराध दर लगातार बढ़ रही है और पुलिस निष्क्रिय हो गई है। राज्यपाल से मांग की गई है कि वे सरकार को इस पर सख्त कदम उठाने के निर्देश दें। दिल्ली ब्लास्ट के बाद हरियाणा में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। खासकर गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल जिलों में सुरक्षा खड़ी कर दी गई है। पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है और हर संदिग्ध वाहन की जांच की जा रही है।
एनसीआर क्षेत्र में सख्ती बढ़ी है। कार के मालिक सलमान को गुरुग्राम से हिरासत में लिया गया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि कार ब्लास्ट में कैसे शामिल हुई। शुरुआती जांच में कई अहम सुराग मिले हैं। सुरक्षा एजेंसियां अब सलमान के संपर्कों की भी जांच कर रही हैं ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा हो।